हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसमें एक क्लास हो चुकी है। आज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितने और वैरायटी बची है उन सबको फिनिश कर दूँ एंड उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो ये इंटरेस्ट वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला लेक्चर आप जरूर देखना, बिकॉज एक तरफ से आप देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो आप चाहे एसबीआई, बैंकिंग में कोई सा भी एग्जाम, आईबीपीएस, पीओ, आरआरबी, रेलवे का कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, एनटीपीसी या एएलपी, कुछ भी और एग्जाम। एसएससी की बात करूं तो एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। देन कैट की बात करूं तो वहाँ पर सी साइड का पेपर होता है, वो सीडीएस का पेपर यूपीएससी ये कंडक्ट करवाता है। उसके अलावा पुलिस कांस्टेबल, एसआई, इतने बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सब जगह इंपॉर्टेंट होता है। आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इंश्योर करें कि आपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, बिकॉज चैनल पर सपोर्ट आपकी तरफ से जरूरी है। तभी चैनल आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, वीडियो बना पाऊंगा। भाई मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। टाइप 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और एक अच्छे अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, राइट। देखो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि मान लो कि कोई एक प्रिंसिपल होता है और उस प्रिंसिपल में मान लो कि कुछ ऐसा आपको दिया होता है कि सपोज ये 4 साल में 5,000 रुपये हो जाता है और यही प्रिंसिपल 3 साल में, मान लो एग्जाम्पल के लिए 3 साल में ये 4,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट बताओ, मींस एसआई बताओ, ये प्रिंसिपल बताओ और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब भाई ये समझो कि ये क्या पढ़ रहे हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। तो साधारण ब्याज हर साल वही लगती है, तो 4 साल बाद इतना अमाउंट हो जाता है। ये अमाउंट दिया रहेगा आपको, ध्यान रहे ये प्रिंसिपल नहीं है। बिकॉज प्रिंसिपल ये था, प्रिंसिपल में 4 साल के बाद इतना अमाउंट हो जाता है, मतलब इस अमाउंट में प्रिंसिपल मतलब मूलधन और 4 साल की ब्याज शामिल है। ये अमाउंट 3 साल बाद इतना हो जाता है, तो इसमें प्रिंसिपल एंड 3 साल की ब्याज शामिल है। तो आप क्या लिखोगे इस वाले अमाउंट को, देखो पहले वाले को मैं लिख रहा हूँ प्रिंसिपल प्लस 4 SI, मतलब 4 साल की इंटरेस्ट, 4 साल की ब्याज। 1 साल की ब्याज को मैं SI ले रहा हूँ तो 4 साल की ब्याज का 4 SI हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर आपको 5,000 दे दिया है। ऐसे ही सेकेंड वाला केस प्रिंसिपल प्लस 3 SI हो जाएगा, 3 साल का ब्याज, तो 3 SI और ये दिया है आपको 4,000 रुपीज। बताओ भाई, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, दो अननोन है, एक प्रिंसिपल है एक सिंपल इंटरेस्ट है, दो अननोन है दो इक्वेशन है, तो आप दोनों अननोन को निकाल सकते हो। पहले इक्वेशन से दूसरे को माइनस करोगे तो SI निकल आएगा और SI निकलेगा 5,000 माइनस 4,000, दैट इज ये एक 1,000 हो जाएगा। ठीक है, जब 1,000 यहाँ किसी इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ रखोगे तो 3,000, 3,000 ये माइनस करोगे तो प्रिंसिपल भी आपका 1,000 रुपये आ गया। बताओ भाई, समझ आया। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। आपके पास दो चीजें आ चुकी हैं, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, प्रिंसिपल आ गया है। हमारे पास अब बचा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक फार्मूला होता है, अब देखो आपके पास फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। पी का RT परसेंट, यही होता है फार्मूला। अगर आप प्रिंसिपल ये रख रहे हो और ये क्या रख रहे हो, अमाउंट, तो मतलब अमाउंट जब ये रख रहे हो तो ब्याज आपकी 3,000 होगी। भाई प्रिंसिपल 1,000 है, आप ऐसा समझो 1,000 प्रिंसिपल हो गया, ये 4,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया, मतलब 3,000 रुपये यहाँ से ब्याज बनी और ये 3,000 रुपये 3 साल में बनी है और हर साल ब्याज बराबर लगती है सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब 1 साल के लिए 1,000 कह सकते हो। अगर आप ये फार्मूला लगाओगे तब आप इंटरेस्ट ये लोगे तो टाइम 3 साल लोगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे तो इंटरेस्ट आप 4,000 यहाँ से लोगे, तब आप टाइम 4 साल लगाओगे। और अगर ये SI लोगे तो फिर यहाँ पर टाइम 1 साल है, बिकॉज 1 साल का ये टाइम SI निकला है। अब आप इन तीन में से जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। क्या समझ आया, जो भी लगाना चाहते हो वो लगा दो। पर अगर ये 1 साल का आप सिंपल इंटरेस्ट लेते हो तो यहाँ पर टाइम 1 साल का लोगे।
अगर ये 3 साल का लेते हो तो यहाँ पर टाइम आप 3 साल लोगे, बिकॉज 3 साल का ये इंटरेस्ट आया है। और अगर ये 4,000 लेते हो तो आपको टाइम 4 ही साल लेना पड़ेगा। जो आपको ठीक लगे वो वाला लगा दो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे मतलब नहीं, मेरे पास SI 1 साल का आ गया तो मैं 1 साल का लगा देता हूँ। SI कितना, 1 साल का 1,000 रुपये आया, बराबर PRT प्रिंसिपल भी हमारे पास 1,000 रुपये, ये कैलकुलेट हो चुका है। आर की वैल्यू मुझे निकालनी है और टाइम की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 3,000 रखूँगा तो यहाँ 3 रखूँगा तो वो 3 कट जाएगा। आप समझ रहे हो ना, जो चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं, डिवाइडेड बाई 100, ये 1,000 ये 1,000 कट गया, आर की वैल्यू यहाँ से आ गई इस केस में 100%। समझ आया मतलब क्या हुआ? 100% का मतलब सीधा ये हुआ कि प्रिंसिपल भाई जितना 1,000 था, 1 साल में 1,000 लगा, 2 साल में 2,000, 3 साल में 3,000, तभी जाके ये 4,000 हुआ 3 साल में। समझ आया? और 4,000 4 साल में 4 साल हुआ 4,000 हुआ, तो 4,000 प्लस 1,000 प्रिंसिपल, तो ये 5,000 हो गया। आंसर यहाँ से जो भी आना होगा वो आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन दो, और तीसरी ये वाली इक्वेशन आपको लगाना है। और ये लगाओगे तो भाई इंटरेस्ट आप सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का लोगे, अगर ये 3 साल का लोगे तो 3 साल, जितना भी लोगे उतना लगाना पड़ेगा। समझ आया? इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतर समझाऊंगा, समझ आएगा। A certain sum of the money amounts to this much। भाई अब देखो, certain sum of money मीन्स प्रिंसिपल की बात हो रही, मनी अमाउंट्स टू मतलब इतना हो जाती है, दैट मीन्स ये अमाउंट होगा, अमाउंट टू दिस मच इन 2 ईयर। मान लो मैं उसको P मान लेता हूँ, एंड दिस मच इन 3.5 ईयर। तो भाई 2 साल में, देखो 2 साल में कितनी हो जाती है, 1,860 रुपये, ठीक है। और 3.5 साल में 2,360 रुपये हो जाता है, 2,130 रुपये। आप 2 साल ये कह दो, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, जैसे मैं बात करूं कि 2 साल तक इतना हो गया और 1.5 साल का ये हो गया, तो ऐसे भी आप देख सकते हो। भाई देखो ये प्रिंसिपल हो गया, 2 साल में यहाँ पर अमाउंट 1,860 हो रहा है, और 3.5 साल में ये 2,130 रुपये हो रहा है। मतलब 2 साल में यहीं तक पहुंचेगा, तो ये वाला 2 ईयर हो गया और यहाँ से 1.5 साल हो गया। आप ऐसा कह सकते हो, तो 1.5 साल में अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही इन दोनों का डिफरेंस आएगा, मतलब 1.5 साल में ये 2,130 माइनस 1,860 ये कर सकते हो। समझ आया? या दूसरा फंडा क्या है जो मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताया, आप दो में से कोई सा भी कर लो। देखो 1.5 साल, 2 साल ये है और 3.5 साल ये है, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, 1.5 साल, 1.5 ईयर। सेम चीज 1.5 ईयर यहाँ से इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 1.5 साल में बाकी इतना पैसा बना है ब्याज। 2,130 माइनस 1,860, 130 यहाँ से बचेगा, 140 यहाँ से, मतलब 270। 1.5 से डिवाइड करोगे तो बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मतलब 1 ईयर की वैल्यू, 1 ईयर की वैल्यू आ जाएगी 180 रुपीज़। ठीक है, 180 आ गई। अब ये 1 ईयर का आया, मतलब ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया। चाहे आप इस तरीके से कर लो, या दूसरा तरीका जो मैं आपको अभी बताया था कि भाई ये प्रिंसिपल है प्लस ये 2 सिंपल इंटरेस्ट है, बराबर ये आपको दिया 1860 रुपीज़। दूसरे वाले से कैसे के लगाओगे, प्रिंसिपल प्लस 3.5 साल का SI, मतलब 3.5 SI इज इक्वल टू 2,130 है। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सेकेंड में से दूसरे को पहले को माइनस करोगे तो 1.5 SI आएगा, और ये आएगा यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 270। ये देखो 1.5 SI, ये 1.5 ईयर, 1 ईयर बराबर 1 SI है। ठीक है, तो 1 SI बराबर कितना आ जाएगा, 1 SI इज इक्वल टू ये 180, जब 1.5 से डिवाइड करोगे तो SI की वैल्यू कितनी आ गई, 180। तो SI की वैल्यू इतनी रखोगे यहाँ पर, किसी भी इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो, तो 180 का डबल करोगे 360, 360 को इधर माइनस करोगे तो P की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1500। बताओ भाई, अब जब P की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई, ये 1500 रुपये आ गई, 3.5 SI और ये 2 SI का मतलब कितना हो जाएगा, ये आपकी 360। अब हमें इन सब से मतलब नहीं है, हमें काम कितना करना है भाई, हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सम आपने निकाल लिया, सम मतलब प्रिंसिपल आपने निकाल लिया 1500 रुपये। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल का SI आया, 1 साल का प्रिंसिपल आया, तो SI बराबर PRT/100 लगा दो, बस काम खत्म। SI की वैल्यू 180 है, और ये प्रिंसिपल की वैल्यू 1500। R की वैल्यू आपको निकालनी है, टाइम की वैल्यू 1 साल और डिवाइडेड बाय 100।
ये डबल जीरो काट दोगे, 15 से काटोगे तो ये आर की वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगी। ठीक है, बताओ भाई समझ आया कि नहीं? तो 1512% ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? चीजें एकदम सिंपल वे में देखो, इतना ये दूसरा तरीका तो आप एक दूसरे को से कंफ्यूज ना करना। इतनी सारी चीजें मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए दो तरीके बता दिया हूँ। बाकी चीजें इसको डायरेक्ट आप यहाँ से देख लो कि एक ये P+2 SI, P+3 SI, SI की वैल्यू निकाल लो, P की वैल्यू निकाल लो। एक साल के लिए SI की वैल्यू आई है, उसमें ऐसे बस फार्मूला लगा दो कि PRT/100 दैट इज SI होता है, तो R की वैल्यू वहां से निकाल लो। ठीक है, या आप इधर जाना चाहते हो 2SI रखोगे तो भाई फिर आपको T की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। चाहे जो रखो आपका आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17th। सम ऑफ द मनी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस मच इन 3 ईयर एंड दिस मच इन 4 ईयर। द सम मीन्स आपसे प्रिंसिपल पूछा है। अब बताओ, देखो मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा नहीं है, तो P+3 SI बराबर दिस मच, P+4 SI बराबर दिस मच, मतलब इसमें से उसको माइनस करोगे तो एक SI की वैल्यू आएगी। ठीक है, और एक SI की वैल्यू आएगी वो 1708 माइनस 30, तो ये 70 बचेगा और 70 8 78। SI की वैल्यू 78 आ गई, किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, इसमें 3SI तो 3 इंटू SI का मतलब 3 इंटू 78 को माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। तो 80 3। अब देखो ऐसे ही बस यही चीज़ें गेम, माइंड का गेम होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि P+3 SI बराबर दिया 1630 दिया है, और P प्लस पहले अगला वाला 4SI बराबर ये दिया है आपको 1708। सेकेंड से जब फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपको SI मिलेगी, और SI 1700 में से 1630 माइनस करोगे तो ये 70 और 8 78 आ जाएगा। SI की वैल्यू आ गई। SI की वैल्यू किसी एक में रख दो तो P की वैल्यू आ जाएगी। देखो 78 मतलब 80 में दो कम, तो 80 8 3 24, 240 माइनस 6 तो 238 हो जाएगा। 234 234। अब 234 को माइनस करोगे तो पहले 230 को माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा आपका 1400 बचेगा, और 4 और माइनस करोगे तो 14 की जगह 1396 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये P की वैल्यू आ गई, बस यही तो आपसे पूछा है। समझ आया? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो मेंटली। 1396 ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ सम ऑफ द मनी बिकम 6000 in 3 year and 10,500 in 7 year 6 month at the same rate of simple interest, then what is the rate of interest? R पूछा है। R पूछा मतलब आपको PSI निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो P प्लस कितने साल का दिया है, पहले 3 साल का, तो 3SI ले लेता हूँ, बराबर ये दिया 6000, और P प्लस साढ़े, अब 6 मंथ को आधा साल लिखोगे तो ये 7.5 साल हो जाएगा, तो 7.5 SI, और बराबर ये 10,500 है। बोलो, इसमें से उसको माइनस करोगे तो 4.5 SI आएगा, इधर माइनस करोगे तो ये 4,500। एक SI की वैल्यू निकालोगे, 4.5 से डिवाइड करोगे तो ये 4,000 आ जाएगा, मतलब 1,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, SI की वैल्यू 1,000 आ गई, किसी एक में रख दो, पहले में रख दो, तो ये 3,000 हो जाएगा। 3,000 को माइनस करोगे तो P की वैल्यू 3,000 आ जाएगी। राइट, अब आपसे इंटरेस्ट पूछा है तो बस ये 1,000 SI बराबर P मतलब 3,000 R T मतलब 1 और डिवाइडेड बाय 100। भाई T की वैल्यू 1 क्यों रख रहे हो, बिकॉज ये हमारा SI 1 साल के लिए आया, तो हम T की जब इसको रख रहे हैं SI में तो T की वैल्यू 1 रखूंगा। अगर मैं इसको रखता तो 3 साल के लिए रखता तो फिर यहाँ 3SI लिखता। आप समझ पा रहे हो ना, 3SI, तब यहाँ टाइम 3 रखता। ये 000 ये 000 कट जाएगा, ये 100 इधर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 100/3 1/3 की वैल्यू 33 1/3% होती है। आपका आंसर यही आ जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई, क्लियर हुआ क्या? कहीं भी अगर एक पॉइंट पर डाउट हो तो बताओ, और अगर पूरी चीजें क्लियर हो रही, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो। इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए, नहीं तो शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो यार, कंजूसी मत किया करो, इतना आलस ना किया करो, थोड़ा सा चैनल पर ध्यान दिया करो, बिल्कुल पढ़ो, मस्त रहो बस, क्योंकि मैं भी आपको कंटिन्यू कर पाऊँ तभी मुझे अच्छा लगेगा। राइट, अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे एलिगेशन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। एलिगेशन कैसे,
भाई ऐसा आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि मान लो एक अमाउंट है प्रिंसिपल, और उसमें से आधा पार्ट, मान लो आधा पार्ट मतलब सपोज मान लो कि P1 पार्ट हो गया। अब P1 एंड P2 दो मिला के सपोज P है, तो P में से आधा पार्ट, कुछ आधा मतलब कि एग्जैक्टली आधा, मैं 50% की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हिस्सा मान लो एक ऐसी स्कीम पर लगाया गया जहाँ 4% का इंटरेस्ट मिलता है। फिर उन्हीं में से बचा हुआ हिस्सा आपको ऐसी स्कीम में लगाया गया। अब P-P1 बचेगा, बचा हुआ हिस्सा, इसी को आप P2 कह दो, जो कहना है आपको। बचा हुआ हिस्सा एक ऐसी स्कीम में लगाया जो 6% का इंटरेस्ट देती है, सिंपल इंटरेस्ट। समझ आया? और ओवरऑल मिला के इन दोनों को जब देखेंगे एट द एंड, तो वो आपको मान लो कि सपोज 4.3% का हम अपने को टोटल में, अगर टोटल का कंक्लूड करके बात करें तो 4.3% का अपने को इंटरेस्ट मिलता है। अब वो आपसे पूछ देगा कि पहली स्कीम में कितना पैसा लगाया गया, ये आपसे पूछ देगा कि दूसरी स्कीम में कितना पैसा लगाया गया, ये पूछ देगा कि पहली और दूसरी स्कीम में कितना पैसा लगाया गया, उनका रेशियो बता दो। ठीक है, बस यही चीज़ एलिगेशन में पूछता है। तो एलिगेशन में हम क्या जानते हैं कि पहले वाले स्कीम का परसेंट लिखेंगे, दूसरी स्कीम का परसेंट यहाँ लिखेंगे, और जो दोनों का कंक्लूजन आया है, मतलब कि दोनों से मिला के जो आया है, उन दोनों को इसके बीच में लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का ये इधर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इधर। अगर आप एलिगेशन पढ़ें, मैं पढ़ा दिया हूँ इसलिए बोलता हूँ कि भाई आप जाके देखो। 4 और 4.3 का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पर 0.3 आएगा। 6 और 4.3 का डिफरेंस लोगे तो इधर आएगा 1.7। अब पहली ये स्कीम पहली है, ये दूसरी है, इसके नीचे जो आया वो पहली स्कीम का होगा, सेकंड वाले के नीचे जो भी आया वो दूसरी का। इनका डायरेक्ट यही रेशियो निकाल दो, मतलब 1.7 रेशियो 0.3। ये आप कहोगे कि 17 और 3 का रेशियो आ गया। मतलब पहली स्कीम में 17 रुपये अगर मिल रहे हैं तो दूसरी स्कीम में 3 रुपये मिल रहे हैं। पहली स्कीम में अब P1 है, मान लो P की वैल्यू मान लो कि रेट से कि सपोज 100 रुपीज़ होती, तो 100 को फिर आप 17 और 3 यानी 20 पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो 100 अपान जब 20 करते हैं तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आती है? 5। 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर भी, तो ये 17 पचा 85 देखो हो जाएगा, और ये 3 पचे 15। अभी भी देखो ये 100 ही है दोनों मिला के, वही 100 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ आए? वही 100 जो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर हुआ क्या? ये होता है एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन देखते हैं इसके, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस समझना है, बाकी तो चुटकियों का गेम है। देखो, अ टोटल ऑफ 2 लाख इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट बैंक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। वन यील्ड 4% पर एनम व्हाइल अदर यील्ड 6% पर एनम। 2 लाख रुपए को दो स्कीम में बांटा जाता है। अभी कितना कितना बांटा जाता है ये नहीं पता। पहली स्कीम में 4% का इंटरेस्ट मिलता है, दूसरी स्कीम में 6% का इंटरेस्ट मिलता है। इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इक्विवेलेंट टू 4.7% पर एनम। जब टोटल इंटरेस्ट निकाला जाता है उसी 2 लाख पर, तो एट द एंड ये समझ में आता है कि 4.7 के इक्विवेलेंट है ऑन द होल अमाउंट। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द ईच बैंक इज रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों बैंक में यानी दोनों स्कीम में कितना कितना पैसा लगाया गया ये आपको बताना है। राइट, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ आना जरूरी है। क्वेश्चन समझ आया तो फिर आपका काम हो गया। पहली स्कीम में 4%, दूसरी स्कीम में 6%, दोनों का इक्विवेलेंट कितना था एट द एंड 4.7। इसका इधर निकालोगे डिफरेंस, 6 माइनस 4.7, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इधर भी बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 6 माइनस 4.7 दैट इज 1.3%, और 4.7 माइनस 4 दैट इज 0.7। इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो भाई 13 और 7 का रेशियो आ गया। समझ आया? अब ये 2 लाख को आपको डिवाइड करना है, तो 13 7 20 है, तो 20 उसके अलावा जितनी जीरो बची, 3 1 4 जीरो, 1 2 3 4 मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो 4 जीरो इसको अलग रख लो, इस 20 को बांट दो, तो 20 को 13 और 7 के रेशियो में, ये पहली स्कीम है और ये दूसरी स्कीम है, ये पहली स्कीम है, ये दूसरी स्कीम है। पहले वाले को 13 पार्ट दे दो, बाकी बचा हुआ पार्ट ये क्या हो जाएगा, 10,000 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10,000 का, बिकॉज ये 20 को आपने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, 13 20 में 20 होगी, बाकी बस, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 1,30,000, और नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 70,000। बस यही आंसर आ गया। अब इतनी सारी चीज जो मैं बोल रहा हूँ आप तो डायरेक्ट देख सकते हो कि इतना रेशियो आया, बस यही रेशियो ऑप्शन में डायरेक्ट देख लो, 13 7 का रेशियो दिस मच नहीं, हाँ 13 7 के अलावा 2 लाख भी होना चाहिए दोनों का सम, बिकॉज 2 लाख को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 130 और 70, 120 80 ये भी 2 लाख होगा, बट ये रेशियो नहीं है। 145 और 55 ये भी 2 लाख होगा, बट ये रेशियो नहीं है। 160 एंड 40 ये भी 2 लाख हो रहा है, बट ये रेशियो नहीं है ये वाला 13 और 7 का। क्लियर हुआ? बनेगा? आगे बढ़ें, कुछ और स्कीम पढ़ लें। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई, अब मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है?
चलो क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल एसआई हम कैसे फाइंड करेंगे। तो भाई टोटल एसआई फाइंड करने के लिए हमारे पास जैसे मान लो कि एक स्कीम है, उसमें x% जो लगता है, सपोज x% जो लगता है वो सपोज p ईयर के लिए लगता है, ठीक है। y% जो लगता है q ईयर के लिए लगता है, मतलब 2 साल 3 साल 5 साल अलग अलग कुछ भी हो सकता है। एंड z% सपोज मान लो कि ये r ईयर के लिए लगता है, ठीक है। तो टोटल एसआई कितना होगा, तो p इंटू ये px हो जाएगा, इधर से क्यू वाई हो जाएगा और इधर से आर जेड हो जाएगा। ये टोटल आपका ऐसा ही आएगा, टोटल ऐसा ही आएगा। बताओ भाई। चलो मैं ये जो हमने पी क्यू आर लिया है इसकी जगह मैं एक नंबर लेता हूँ। मान लो पहली स्कीम में सपोज मैं अगर बात करूँ कुछ सपोज लेट से 2% का ब्याज कम हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ। मान लो कि 4% पहली स्कीम में 2 साल के लिए पैसा मिलता है, 2 साल के लिए पैसा लगाते हो 4% पर एनम, 5% पर एनम लगाते हो लेट से कि 3 साल के लिए, एंड 6% लगाते हो लेट से कि 4 साल के लिए। तो आपको टोटल एसआई कितना मिलेगा। अगर इतना सिर्फ लगाते तो भाई 4% पर एनम के लिए लगा रहे हो और 2 साल के लिए लगा रहे हो तो 4 दूनी 8% ये हो जाएगा, 8% इधर से। 5% पर एनम 3 साल के लिए लगा रहे हो तो 5 3 15% ये वाला हो जाएगा, और 6 चौका 24 6% 4 साल के लिए लगा रहे हो 4% 6% पर एनम के हिसाब से 6 चौका 24% ये हो जाएगा। जब टोटल एसआई की बात करी जाएगी तो इन तीनों को आप सम करोगे, जोड़ोगे, तो भाई 24 और 8 32, 5 37, 10 47, टोटल आपका 47% होगा। ये 47% कितने साल में आया है, तो 2 3 5 4 9 साल में, 9 साल में 9 ईयर में 47% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। क्या मतलब हुआ इसका, भाई ये जो सिंपल इंटरेस्ट आता है जितना भी परसेंट आता है विथ रिस्पेक्ट टू, हमेशा ध्यान रखना किसके आता है, प्रिंसिपल के। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। इसके कंपेयर में एसआई जितना भी आता है, चाहे 47% आए, 137% आए, 115% आए, 113% आए, 10% आए, 8% आए, जितना भी आए वो इस प्रिंसिपल के कंपेयर में होता है। जैसे हमने प्रॉफिट अथवा लॉस पढ़ा था तो ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस पढ़ा था। डिस्काउंट हमने पढ़ा था तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस पढ़ा था। ऐसे ही हमारा जो भी सिंपल इंटरेस्ट आता है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल आता है। समझ आया क्या, इस तरीके से। अब आपको मान लो, अब आप समझो कि मान लो कि आपको एक पी नाम का अमाउंट प्रिंसिपल दिया गया था और ये 3 केस आपसे बोल दिया इतने साल में, टोटल 9 साल में आपको बोल देता है, सपोज टोटल 9 साल में आपसे ये बोल देता है कि 47,000 रुपये मान लो कि ये इंटरेस्ट मिला उसको, 9 साल में टोटल 47,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। अब आप समझो कि 47% ये आपका ब्याज आया है और इसी को बराबर वो बोला है कि 47,000 इंटरेस्ट, मतलब 1% की वैल्यू आप बताओगे कि 1,000। अब आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो 100% की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, 100% की वैल्यू यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा भाई 100,000 मतलब 1 लाख। क्लियर हुआ क्या, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 20th क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो जो पिछला हमने पढ़ा था उसी का है ये क्वेश्चन। An amount 8,000 baht invested for 2 years, partly in the scheme 1 at the rate of 5% simple interest per annum and rest in the scheme 2 at the rate of 4% per annum simple interest। ठीक है, the total interest received at the end of 720। ये अभी जो मैं आपको ये वाला बताया इसके पहले जो हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये उस पिछले वाले कॉन्सेप्ट पर समझना। बट यही तो फायदा होता है कि जब आप पढ़ कुछ और रहे हो दूसरे का क्वेश्चन करोगे तो आपकी दिमाग ज़्यादा यूटिलाइज होती है, बिकॉज आपको भी सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में रखना पड़ता है। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो एक एक चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही, बट जब एट द एंड सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी फिर एक क्वेश्चन उन्हीं में से कहीं से आएगा तो फिर वो सारी चीज़ें आपको माइंड में एक साथ रखनी पड़ेगी। क्लियर है। देखो 8,000 रुपये क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है 2 साल के लिए स्कीम 1 एंड स्कीम 2 में। स्कीम जो 1 है 5% सिंपल इंटरेस्ट देती है ब्याज, स्कीम जो 2 है 4% देती है। अब टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है इतना, हम जो एलिगेशन लगाते हैं 5% 4% यहाँ, तो हमारे पास भाई यहाँ पर तो ओवरऑल तो होना चाहिए। तो ये ओवरऑल देखो कितना है 720 का इंटरेस्ट आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड वाज 720। ये एसआई लगाते हैं 720 कितने साल में आ रहा है बताओ, ये टाइम इंपॉर्टेंट है भाई। ये 2 साल में आ रहा है तो 720 एसआई हो गया इज इक्वल टू पी आर टी। पी आपका 8,000 दिया है, आर की वैल्यू निकालनी है आपको और टी की वैल्यू 2 साल दिया है और डिवाइडेड बाय 100।
समझ आए कि नहीं आए? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो इससे कट गया, 8 9 72 9 हो गया। इस 2 को डिवाइड करोगे तो r इज इक्वल टू 9/2 मतलब 4.5% आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे थे ये 4.5% आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ये वैल्यू 4.5% आ गई। अब आप एलिगेशन लगा सकते, इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, 4 4.5 का डिफरेंस आप लोगे तो 0.5 हो गया, और 5 4.5 का डिफरेंस लोगे तो 0.5, मतलब दोनों वैल्यू 1:1 के रेशियो में आ गई। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट दिस मच, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द स्कीम 1, भाई दोनों स्कीम में बराबर आया है, मतलब 4 हजार रुपए दोनों स्कीम में आया है। बताओ समझ आए? ये पहली स्कीम, ये दूसरी स्कीम। क्लियर हुआ क्या? तो आपका जिस भी स्कीम में पूछे आपको 4000 रुपीज इस केस में लग रहा है। ठीक है, अब जो हमने पिछले को ये कॉन्सेप्ट ये वाला सीखा है, अब इसको देखते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, अ पर्सन बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, the rate of 11% per annum for the next 3 year and the rate of 16% per annum for the period beyond the 5 year। मतलब पहले देखो, पहले 2 ईयर के लिए 8% लगा, बस यही सेम चीज लिखते हैं। 8% कब के लिए लगा? पहले 2 साल के लिए लगा। 11% पर annum फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, ये 11% लगा फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, एंड 16% पर annum, ये रहा 16% पर annum पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, मतलब 3 और 2 5 साल के बाद। अब 5 साल के बाद कितने साल एन रख दूं क्या? तो अगर वो चीजें हमें आगे कुछ क्लियर होती हैं तो वही रखना पड़ेगा। इफ ही पे अ टोटल इंटरेस्ट दिस मच एट द एंड ऑफ 9 ईयर, मतलब 9 साल में इतना इंटरेस्ट पे करता है, मतलब हमारे पास 9 साल की जानकारी है। तो 5 साल के बाद कितने बचे? पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, मतलब 3 और 2 5 के बाद 9 साल में टोटल कितने बचेंगे भाई? तो 4 साल बचेगा, बिकॉज टोटल 9 ईयर आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, 9 साल में जितना भी ब्याज मिल रहा। समझ आया कि नहीं? हाउ मच मनी डिड ही बोरो राउंड ऑफ द नियरेस्ट। क्लियर हुआ? मतलब प्रिंसिपल आपको बताना है, प्रिंसिपल ही बोरो करते हैं तो वही चीज आपको बतानी है। देखो कैसे करोगे। अब आपको ये दिया क्या है, इफ यू पे टोटल इंटरेस्ट दिस मच, मतलब तो टोटल इंटरेस्ट निकालो। देखो इधर से 8 साल 1 साल 8% पर एनम, तो 2 साल के लिए तो 8 दूनी 16% इधर से हो जाएगा, प्लस 11 3 33% इधर से हो जाएगा, और प्लस 16 चौको 64% इधर से। इन 9 साल में टोटल इंटरेस्ट आएगा, टोटल एसआई। तो ये टोटल एसआई कितना होगा? देखो 4 6 4 10, ऐसे जोड़ लो, 64 और 6 70 और 10 80, 3 80 3 113, 80 110 और ये 113 हो जाएगा परसेंट। ये टोटल इंटरेस्ट उसको देना पड़ा, और यही वैल्यू टर्म्स में बोला है कि 21,400 रुपये, 21,400 रुपये उसको लगा एट द एंड ऑफ 9 ईयर। तो अब आपसे पूछा कि कितना बोरो किया, मतलब आपको 100% निकालना है। तो जो आपको निकालना है उसको मल्टीप्लाई करते हो, जो दिया है उसको नीचे करते हो, और जो वैल्यू है उसको तो मल्टीप्लाई करोगे ही सही। ठीक है, क्या करोगे भाई? ये नंबर किसी से कटेगा क्या? 3 2 5 नहीं कटने वाला, ऐसे डिवाइड कर दो। तो एक बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 214 और 113, तो 101 बचेगा, उसमें ये करोगे, एक जीरो बढ़ाओगे तो 11 9 99, क्या 9 बार जाएगा? अगर 9 बार जाता है तो 9,090 हो जाएगा, और ये नहीं, अच्छा इसमें लग जाएगा ना, उल्टा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 त्रिक 27, कैरी 2, 9 कम 9 2 11, और 9 कम 9 1 10, 1017। मतलब ये अगर 9 बार जाता तो 1900 से थोड़ा सा कम होगा। अब समझ पा रहे हो ना? तो 19,000 से अब इससे थोड़ा सा कम कर दो तो 18,000 समथिंग। हमारे पास दो दो ऑप्शन है, देखो 18,000 समथिंग, ये मतलब हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 8 बार ले जाता हूँ, तो मैं यहाँ 8 लिखता हूँ। 8 बार जब ले जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24, और करी 2 8 एकम 8 2 10, करी 1 8 एकम 8 1 9। 1010 में से 904 जब माइनस करोगे तो ये 106 बचेगा। फिर अगला ये वाला जीरो उतर जाएगा, 1060 हो गया। अब हमारा 9 बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा तो 9 बार जाएगा तो 1017 आएगा। ठीक है, 1017 यही आया। 60 में से 17 माइनस करोगे तो भाई ये आपको बचेगा 40 3 43, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, और 43 जब जीरो बढ़ेगा तो अब इसको कितनी बार ले जा सकते हो? 4 बार। तो ये 4 बार चला जाएगा,
ठीक है, पर 4 बार नहीं जाएगा बिकॉज 100 का 4 गुना 400 हो जाएगा, 13 चौको 52, तो 452 हो जाएगा और ये 430, तो 4 बार नहीं जाएगा तो 3 बार ले जाओ। यहीं से आपका ऑप्शन क्लियर हो जाना चाहिए कि 189, देखो 187 हो गया, 189 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा क्लियरली। तो 3 बार ले जाओगे मतलब इतना लगभग, इससे थोड़ा सा कम लिटिल बिट, तो देख लो 940 के बजाय 938 है। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्लियर हुआ। इस तरीके से ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पर। रमेश बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, 5% फॉर द 4 ईयर, 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर, 8% का अगले 6 साल के लिए, 12% पर एनम फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर। तो ये 12% फॉर पीरियड बियॉन्ड, बियॉन्ड देखो 10 ईयर बोला है, बियॉन्ड 10 ईयर। 10 ईयर क्यों? बिकॉज 4 और 6 लग चुका है 10 साल का। अब कितने साल की बात हो रही? इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर, समझ आए 12 ईयर। अब टोटल 12 साल की बात हो रही भाई, तो 6 और 10, 6 4 10, 10 साल तो हो चुके हैं। तो 10 में से अब बचा कितने साल? 2 ही साल बचा ना, तो ये 2 साल के लिए 12% लगेगा, राइट। 12 ईयर इज दिस मच। इफ टोटल इंटरेस्ट, ये क्या है? टोटल इंटरेस्ट है, तो टोटल इंटरेस्ट आप निकाल लो कि 5% लग रहा था, तो 5 चौका 20% इधर से हो जाएगा, 8 6 48% इधर से हो जाएगा, इन सबको आप जोड़ते चलो, और 12 दूनी 24% इधर से हो जाएगा। टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा? देखो 24 48 से बीच में 72 और 20 92, ये 92% बराबर आपको दिया है, आपको 9016। आपसे क्या पूछा है? देन फाइंड द मनी बोरो बाय हिम, मतलब 100%। मनी मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा है, और प्रिंसिपल 100% होता है। समझ आए? 92 को डिवाइड कर दो, तो 9016 डिवाइडेड बाई 92 इंटू 100। ठीक है भाई, बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब काट पीट आप कर सकते हो यहाँ से, मुझे पता है। जो भी कट रहा नंबर काट दो। 4 से कटेगा, ये कट जाएगा, तो 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 1 बचेगा, 4 चौका 16। 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, 4 3 12। 23 से कटेगा क्या? 23 से आई होप देखते हैं, 22 तो नहीं जाएगा, मतलब 9 बार जाएगा। तो अगर 9 टाइम्स ले जाते हो तो कितना हो जाएगा? 23 9, तो 230 में से 23 माइनस कर दो, मतलब 207। अभी 225 है। समझ आया? देखो कैसे किया 9 बार भाई, 10 बार करोगे तो 230 हो जाएगा, एक 23 माइनस कर दो, तो 23 माइनस कर दे, दो इतना हो गया। 25 में से 7 माइनस करोगे तो ये 18 बचेगा। अब ये 4 आगे है, आगे 4 है, तो कितनी बार जाओगे? तो अगर ये 6 बार ले जाते हो तो 20 छक्का 120 हो जाए, 8 बार ले जाओगे तो 20 नहीं है 180, और कुछ बचेगा। 8 बार ले जाओगे तो 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24, एग्जैक्टली 8 बार जा रहा है, तो ये 8 हो जाएगा। ये 100 है तो मैं इसको डबल जीरो लिख दे रहा हूँ, तो ये प्रिंसिपल दैट इज 100% की वैल्यू आ गई। समझ आया भाई? तो ये 9800 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टेकल करते हो तो भाई आंसर तो उसकी गारंटेड होती है मोस्ट ऑफ द केसेस के, आंसर आएगा। आंसर की फिक्र आपको नहीं करनी, आपको फिक्र करनी अप्रोच की। जो सही अप्रोच लगा रहे हो वो सही तरीका, क्या मेन पॉइंट को आप पकड़ पा रहे हो क्या, और उसको अप्लाई कर पा रहे हो क्या। इंपॉर्टेंट एक चीज और हो जाती है भाई, मैं देखो क्लियर करता हूँ जो चीजें आप आज कर रहे हो, क्वेश्चन को आज कॉन्सेप्ट सीखा, आज कर रहे हो, तो ये बड़ा क्वेश्चन आसान लगेगा। बट इसी क्वेश्चन को जब पूरा पढ़ने के बाद या बाद में कहीं यही क्वेश्चन अगर बाद में आपको मिल रहा, फिर वहां पर ये कॉन्सेप्ट आप लगा पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब ये कि आपने सारी चीजें रिवाइज करके रखी, सारी चीजें आपके दिमाग में है, तब आप अप्लाई कर पा रहे हो, तब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो आप अभी कॉन्सेप्ट सीखे, अभी लगाए हुए तो बड़ा आसान लगेगा, पर यही चीजें क्या बाद में आप लगा पा रहे हो। एक और क्वेश्चन देखो, रमेश has 18,000. He deposited 7,000 in the bank at the rate of 5% per annum, 6,000 in the other bank at the rate of 6% per annum, simple interest. If he received 1160 as a simple interest at the end of 1 year, then the rate of interest per annum on the rest of the capital is equals to। समझ आया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो बोला क्या है ये क्वेश्चन में कि भाई रमेश के पास 18,000 रुपए हैं, ही डिपॉजिटेड 7,000 एक पहली स्कीम में जिसमें 5% परिणाम मिल रहा है, 6,000 अदर स्कीम में जिसमें 6% परिणाम मिल रहा है। अब बचा हुआ पैसा किसी तीसरी स्कीम में डालेगा, और टोटल मिला के अब तीसरी स्कीम में बचा हुआ पैसा तो हमें पता है कि भाई 18,000 रुपये टोटल हैं। 18,000 में से 7,000 पहली स्कीम में, 6,000 दूसरी स्कीम में, तो बचा कितना? 7 6 13,000 हो गया, 5,000 बचा, तो 5,000 रुपये तीसरी स्कीम में जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद पहली स्कीम में 5%, दूसरी स्कीम में 6%, तीसरी स्कीम में हमें नहीं पता कितना परसेंट मिल रहा है, बट हमें ये पता है कि तीनों का मिला के 1160 सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, और वो भी एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल में आ रहा है। समझ आया क्या? मतलब ये 18,000 को देखो आप डिवाइड करोगे, पहली स्कीम में 7,000, दूसरी स्कीम में 6,000, तो तीसरी स्कीम में कितना जाएगा? वो आपसे नंबर नहीं बोला है, तो 7 6 13 यही हो गया टोटल, उसने 18,000 इन्वेस्ट करना है, 7 6 13 5 18, तो ये 5,000 हो जाएगा तीसरी स्कीम में। हमें ये जो 7,000 है, 7,000 पर 5% पर एनम का एक साल में इतना लगाता है, तो एक साल में मैं आपको क्या बताया था भाई, प्रिंसिपल पर प्लस प्रिंसिपल पर RT% लगा दो। RT% मतलब 5%, टी की वैल्यू 1 है, मतलब 7,000 का 5%, तो 5% मतलब जो नीचे 100 होगा ये डबल जीरो कट जाएगा, तो 7 50 35, मतलब 350 पहली स्कीम से आएगा, बिकॉज ये यहाँ पर 5% है, इस वाले पर 6% है, तो 6 6 36 हो जाएगा, 360। समझ आया कैसे? भाई आप लगाओ ना, 6,000 का देखो सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो, तो ये 6,000 का 6%, टाइम की वैल्यू 1, और ये डिवाइडेड बाय 100, तो ये डबल जीरो कट गया, 6 6 36, और एक जीरो है तो 360 हो गया ये, प्लस तीसरी स्कीम। अब तीसरी स्कीम में हमें अमाउंट पता है 5,000, हमें और क्या पता है, आर की वैल्यू नहीं पता, टाइम की वैल्यू 1 पता है, और डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, और ये टोटल मिला के एक साल में 1,160 रुपये वो पा रहा है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो 1,160 में से इस 360 को माइनस करोगे तो 800 बचेगा राइट साइड, 800 में से 350 को माइनस करोगे तो राइट साइड हमें मिलेगा 450, और लेफ्ट साइड क्या मिलेगा 50, और ये आर 50, आर की वैल्यू इतनी आ गई, तो आर की वैल्यू हमारी जीरो, एक काटोगे 5 नमा 45, 9%। आपसे पूछा क्या है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द कैपिटल अमाउंट, रेस्ट ऑफ द मतलब बाकी जो 5,000 बचा था उस पर कितना लगेगा, 9%। आंसर देख लो 9%, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ भाई क्लियर हुआ कि नहीं? आप सारी चीज़ें इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है वो आपसे बनने चाहिए, और बड़ी स्पीड में बननी चाहिए, बड़ी एक्यूरेसी के साथ बननी चाहिए। क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा दूं, उस पर कुछ क्वेश्चन करवा दूं, देन हम सिंपल इंटरेस्ट को फिनिश करेंगे। क्लियर हुआ क्या? और वो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इसको अब डालो टाइप 7। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कई बार आपको दे देता है कि इक्वल एसआई आता है, इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि पहली बार आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 लगा, दूसरी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 लगा, और तीसरी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 लगा। ठीक है, इस केस में जो एसआई आया, इस केस में जो एसआई आया, इस केस में जो एसआई आया मुझे नहीं पता, ध्यान रहे, अगर यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, अगर ये तीनों डिफरेंट हैं, अब ये S1 आया इस केस में सिंपल इंटरेस्ट, इस केस में S2 आया, इस केस में मान लो S3 आया। अब ये भाई S1 S2 S3 मतलब अब S1 मतलब कि SI1 सिंपल इंटरेस्ट तीनों के ये बराबर कब हो सकते हैं, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, और ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे बराबर हो सकता है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर कोई प्रिंसिपल P1 रहा होगा, हो सकता है इन दोनों का से निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट SI आ जाए, इसका प्रिंसिपल P2 और इसका प्रिंसिपल P3 मान लो। बोलो भाई क्लियर है क्या? इन दोनों से मिला के सिंपल इंटरेस्ट ये तीनों मान लो बराबर आ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या सिंपल इंटरेस्ट, फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यही होता है क्या? अब टाइम जो है देखो इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम, ये वाला जो टाइम है, टाइम तीनों केस में बराबर दिया है, टाइम तीनों केस में बराबर दिया है, और अगर आपको ये कंडीशन दे दी, कौन सी कंडीशन, कि इफ SI इज इक्वल, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल इन ऑल केसेस, अब 2 दिया है 3 दिया है, जितने भी दिया है, ठीक है, जितने केस दिया है सभी केस में अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है इक्वल है, तब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो, और टाइम तो इक्वल है ही सही, तो वो भी हट जाएगा, बचेगा क्या PR, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, भाई 100 कांस्टेंट है, टाइम भी इक्वल तो तीनों में, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, SI भी इक्वल, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा, और R यहाँ पर R1 R2 R3 है। समझ आया? मतलब अगर आपसे कोई आपसे पूछ दे कि भाई P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालो, तो क्या करोगे, 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 निकालोगे, ठीक है, ये निकालोगे।
बिकॉज पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहीं से देख लो, जो चीज़ें मल्टीपल में होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सेम चीज़ें अगर मान लो कई ऐसा केस आएगा जब आर कांस्टेंट रहेगा, एस आई कांस्टेंट रहेगा, तो पी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी के हो जाता है। क्लियर हुआ? तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के भी होता है और पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी भी होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अब मान लो मैं यहीं पर अगर आपको समझाऊं तो आर की वैल्यू कुछ ले लेते हैं। चलो आर की वैल्यू मान लो मैं ले लेता हूँ, सपोज इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ और इसको 4 ले लेता हूँ। ठीक है, चलो इसको 5 ले लेता हूँ 4 की जगह। कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, आपको समझ में अच्छे से आए। इसको 5 ले लिया, ठीक है। अब हमें प्रिंसिपल की तीनों में रेशियो पूछता है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी? P1 रेशियो P2 रेशियो P3, उल्टा लिख दिया, P3। ये क्या होता है? 1/R1, मतलब इसको क्या लिखोगे? 1/R1 की वैल्यू 2 रेशियो 1/R2 की वैल्यू 3 रेशियो 1/R3 की वैल्यू 5। अब ये रेशियो है। अब आप कहोगे उल्टा हमने लिख दिया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। भाई क्या करोगे? देखो सिंपल सी बात ये है कि रेशियो में जो चीज़ें होती है वो कट जाती हैं। तो 2 3 5 इनका सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 2 3 6 5 30, तीनों अलग अलग नंबर है तो 30 आ गया। 30 से तीनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल में पूरे में। तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30/2 यानी 15 आ जाएगा रेशियो। 30/3 यानी 10 आ जाएगा और ये 30/5 यानी 6 आ जाएगा। अब आप कहोगे नीचे वाला 30 कहाँ गया? वो गायब हो गया, बिकॉज तीनों में है वो 30, वो 3 इसमें, तो रेशियो में जो चीज़ें रहती है वो कट जाती हैं। ठीक है, तो ये फाइनल आ जाएगा डायरेक्टली, मतलब ये इन्वर्स में लिखा था आपने, तो ये वाला सीधा सीधा आ गया 15 10 और 6 का रेशियो। अब अगर मान लो टोटल आपको कुछ दिया है, टोटल जो भी अमाउंट एक दिया है, आपसे पूछ दे कि P1 निकालो, P2 निकालो, P3, मान लो अपने को P3 निकालना है सपोज, तो क्या हो जाएगा? ये 6 P3 की वैल्यू ये तीसरी वाली है, तो 6 अपन टोटल 15 6 21 10 31 21 इंटू पी, ये P3 की वैल्यू होगी। इस टाइप से हम निकालते हैं। समझ आया? और अगर एक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी, अगर आपसे SI कांस्टेंट हो जाए, SI कांस्टेंट हो जाए और आपसे ये बोल दे कि मान लो कि R भी कुछ सेम है या कांस्टेंट टाइप का, तब भाई इसको ऐसा करोगे, मतलब यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, P1/P2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए T2/T1 हो जाएगा। समझ आया? या ऐसे ही मान लो 3 4 5 दे दिया तो फिर P1 रेशियो P2 रेशियो P3 रेशियो P4, मान लो जितने ज़्यादा दे दिया तो ये 1/T1 करोगे, रेशियो 1/T2 करोगे, रेशियो 1/T3 करोगे, रेशियो 1/T4 करोगे, ऐसे। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आप सॉल्व करोगे। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। A person invested a total of 9,000 in three parts, 3%, 4%, 6% per annum on a simple interest. At the end of a year, he received equal interest in all the three cases. मतलब पहले वाले में 3%, दूसरे वाले में 4% और तीसरे वाले में 6% के रेट से वो लगाता है। और एट द एंड उसको टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट इधर मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट जो इधर मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट जो इधर मिलता है, इन तीनों का बराबर है सिंपल इंटरेस्ट। that amount received at 6%, amount interest invested at 6% is, मतलब जो 6% पर इधर अमाउंट यानी P3 मान लो, इधर इधर P2 मान लो, इधर P1 मान लो, तो ये P3 आपसे पूछा कि यहाँ पर कितना जितना अमाउंट लगाया गया वो कितना होगा। भाई सीधी सी बात है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो आप क्या करोगे? प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है, मतलब P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इज इक्वल्स टू 1/3 1/4 का रेशियो और ये 1/6 का रेशियो। अब क्या करोगे? 6 इन सब कैल्शियम ले लो, तो 6 और 3 कैल्शियम 6 और ये 2 तो 12 हो गया। 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 12/3 यानी 4, 12/4 यानी 3 और 12/6 मतलब 2। ये रहा P1 रेशियो, ये रहा P2 और रेशियो ये रहा P3। अपने से क्या पूछा है? 6%, मतलब P3 वाला पूछा है, तो P3 वाला ये तीसरा वाला है, तो P3 वाला कितना हो जाएगा भाई? ये 2 अपन टोटल 4 3 7 2 9 और ये है कितना? टोटल दिया कितना है? 9,000 रुपये ही तो तीनों को मिला के इन्वेस्ट किया गया था बंदा, 9,000। तो ये 9 9 कट जाएगा, मतलब इधर से 1,000 बचेगा। टोटल कितना आ गया? 2,000। P3 की वैल्यू आ गई। बताओ भाई, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिल्कुल बताओ।
और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। A man invested in amounts of this much 1,05,750 at the simple interest in the name of his son, daughter and his wife in such a way that they get the same interest after 3, 4 and 5 year। यहाँ पर क्या दिया है, ईयर मतलब टाइम अलग अलग दिया है एंड सिंपल इंटरेस्ट सेम है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम देन द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ इज। अब देखो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई टोटल मतलब आपको ये दे दिया है कि टोटल वो तीनों का मतलब कि अपनी सन के लिए डॉटर के लिए एंड वाइफ के लिए ये टोटल अमाउंट आपको टोटल दिया है, ये 3 नहीं है टोटल है, राइट। टोटल अमाउंट आपको इतना दे दिया है, टोटल अमाउंट दिस मच दिया है 1,05,750। इस अमाउंट को ये 3 पार्ट्स में बांटता है कि अपने सन को भी देता है, डॉटर को भी, वाइफ को भी। अब इस तीनों के केस में भाई इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, मतलब इंटरेस्ट कांस्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट तीनों के केस में बराबर आता है, बट टाइम अलग अलग दिया है। टाइम एक के 3 साल, एक में 4 साल, एक में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। मतलब आपका जो प्रिंसिपल बटेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम होता है। तो वही मैं बताया था आपको पिछले अभी उसमें। अब इसको क्या लिखोगे, देखो P1 रेशियो P2। अब ये जरूरी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए P1 P2 P3 ये लिख रहा हूँ, बार बार इस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको लिखना है टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब 1/3 रेशियो 1/4 और रेशियो 1/5। आपको ये लिखना है, बस इतना लिखना है, काम खत्म। 3 4 5 कैल्शियम 5 3 15 चौको 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60/3 यानी 20 हो जाएगा, 60/4 यानी 15 हो जाएगा और 60/5 यानी 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब पूछा क्या है, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ, वाइफ तीसरे नंबर वाली थी तो तीसरे वाले का वाइफ के लिए कितना आ जाएगा 12 टोटल, टोटल कितना है 15 12 27 और 47 है, कितना दिया है 1,05,750 750। अब ये आपको काट पीट करना है, देखो 47 से ले जाओगे तो 47 से तो 47 दूनी कितना हो जाएगा, देखो 12 गुणे 47 दूनी 45 दूनी 90, 4 94, तो इधर से 94 जब माइनस करोगे तो 11 बचेगा, ये 7 हुआ। फिर से 2 बार जाएगा तो 47 दूनी ले गए थे, 2 बार ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 92 हो जाएगा, 92 मतलब 8 और 17, तो 17 और 8 25 हो जाएगा। 25 में फिर अभी ये 7 तो आ चुका है, अब 5 उतरेगा। अब कितनी बार जाएगा भाग 47 से, तो ये लगभग 50 है तो 5 बार जाएगा, तो 5 बार जब ले जाओगे तो कितना जाएगा भाई, 5 बार ले जाओगे तो 5 7 35 कैरी 3, इधर लिख देता हूँ ये 255 है। 5 बार जब ले जाओगे तो 47 5 7 35 कैरी 3 और 5 को 20 3 23, तो इधर से ये 20 बच जाएगा, फिर ये 0 है, ये 0। अब 47 में कितनी बार ले जाओगे भाग, आप समझो। अच्छा यहाँ पर ये 94 हुआ था तो इधर से कितना बचेगा 6 17 6 23, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 235 आएगा तो 235 पूरा पूरा कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। आगे ये 0 एक बचा है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 12, ये 0 12 पंचे 60 करी 6 12 दूनी 24 और 6 30 करी 3 12 दूनी 24 और 3 27, तो ये 27,000 उसकी वाइफ के वाला पैसा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या। कुल मिला के आपको क्या करना है, एक ही चीज़ बस ध्यान रखना है कि अगर ये वाला चीज़ मतलब अगर आपका टाइम कांस्टेंट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट सब में बराबर है तो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अच्छा टाइम तो इन्वर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो आप डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम लगाओगे पी को, प्रिंसिपल को। बस इतना ध्यान रखना, इसको बाकी सॉल्व करने की प्रोसेस है, आगे कैलकुलेट कर लेना, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा अलग कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, दरअसल क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन से डायरेक्ट बताता हूं। देखो एस बोरो सम मनी सम अमाउंट्स फ्रॉम आर, एस कुछ पैसा आर से बोरो करता है, एस ने आर से कुछ पैसा उधार ली और आर को 8% ब्याज देने का वादा किया। मतलब एस ने आर से कुछ पैसा लिया, एस बोरो सम अमाउंट्स फ्रॉम आर एंड प्रॉमिस टू पे हिम 8% इंटरेस्ट के साथ। Then S invested the borrow amount in a scheme upon which he earned a profit of 5% after paying R। क्या मतलब हुआ, the principal amount with interest
हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन इफ आर वुड हैव इन्वेस्टेड इन द स्कीम डायरेक्टली। देखो इसका मतलब ये हुआ कि एस ने आर से कुछ पैसा बोरो किया, उधार लिया, और उसको वादा किया कि मैं तुम्हें 8% दूंगा, ये 8% का। और वो जो पैसा आर से लिया हुआ एस ने लिया था, वो पैसा एस ने एक ऐसी स्कीम में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, जहां पर उसको आर को देने के बाद 5% एक्स्ट्रा का फायदा मिलता है। अब आर को देने का मतलब क्या हुआ कि भाई आर 8% आपको वादा किया था कि 8% में तुम्हें दूंगा, और उसको देने के बाद भी 5% उसको फायदा बचा है, मतलब टोटल कितना हुआ, उसको 13% मिल रहा है, 8 5 13%। और यही 13% वो बोल रहा है कि अगर एस की जगह आर जो है डायरेक्ट वो स्क्रीन में पैसा लगाता तो उसको कितना मिलता, तो भाई सीधी सी बात है, वही 13% उसको मिल जाता आर को। बस इतना आंसर है, आंसर देख लो यही हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ, एस जो है किससे बोरो किया था, आर से, तो आर से पैसा एस लिया, कितना लिया, जितना भी लिया जिस भी रेट पर, एस ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 8% दूंगा। अब एस जो है आगे ये पैसा 8% तो आर को देता है, प्लस 5% उसको एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब ये टोटल कितना मिल रहा है उसको, 13% मिल रहा है। समझ आया, इसको 13% मिल रहा है, किसको, एस को। अब अगर यही पैसा आर को डायरेक्ट यहाँ इन्वेस्ट करना होता तो यही 13% आर को मिल जाता, तो यही आंसर हो गया 13%। समझ आया क्या, बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27th। Sum of 10,000 is taken as a loan by the Rajesh at the rate of 15% per annum, simple interest for the 2 year, 2 साल के लिए। अब 2 साल के लिए ले रहा है 10,000 रुपए पर, जितना भी 15% का ब्याज लग रहा है हर साल, 2 साल के लिए, तो 15 दूनी 30। मैं आपको बताया कि टाइम एंड रेट का मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट RT अपन 100, मतलब RT% ऑफ प्रिंसिपल। तो इस केस में RT मतलब 15 दूनी 30% ऑफ प्रिंसिपल, मतलब 10,000। अब प्रिंसिपल जो होता है हम हमेशा 100% मानते हैं, और यही 100% इस केस में 10,000 दिया है, जितना भी अमाउंट दिया हो प्रिंसिपल आपका हमेशा 100% होता है। क्लियर हुआ इतनी चीज। अब RT मतलब 15 दूनी 30%, इसका इंटरेस्ट हुआ 30%। तो अगर आपसे कोई अमाउंट पूछे तो भाई प्रिंसिपल का आप 130% निकालोगे, बिकॉज 30% ये है। अब 130% को वैल्यू टर्म्स में लिखोगे 1.3। अब यहाँ से देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा में जानकारी देता हूँ, ये इंटू 1.3 करोगे तो ये 13,000 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ऐसे निकालोगे। बट राजेश कुड नॉट रिपे इट एट द एग्री टाइम, जितना वो एग्री किया था उस टाइम में उसने रिपे नहीं कर रहा, एंड आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द 2 more ईयर, और उससे 2 साल और बढ़ाने की बात करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो, सो द लेंडर इंक्लूडेड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का, लेंडर जो है इंक्लूड करता है कि मतलब जैसे आपने यहाँ प्रिंसिपल 10,000 रुपये लेंडर उसको दिया, ठीक है, और 2 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 30%, तो इसमें 30% और जोड़ेगा, ये टोटल मिला के कितना हुआ 2 साल बाद 13,000 रुपये। अब वो ये बोल रहा है कि इस 13,000 को वो प्रिंसिपल मानेगा, मतलब यहाँ से ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये 2 साल का 2SI जो निकला है, अब इस पर वो 15% की ब्याज लगाएगा, और ये 2 साल के लिए मतलब 15%, फिर से ये 15%, ये 15% सेम रखेगा अगले 2 साल के लिए। बट अब उसका ये जो 15% लगने वाला है दोनों, ये इस P&2SI पर लगेगा। क्लियर हुआ। द टोटल अमाउंट पेड बाय राजेश एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज। अब देखो बात सिर्फ इतनी है कि पहले इस P पर तो 15% लगा, तो 2 बार के लिए ये 30% लग गया 2 साल के लिए, बिकॉज हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, तो 15 15 30 साल हो गए, 30% हो गया, तो ये 30% आपने ये निकाल लिया, या आप ऐसा ही कह दो कि 30% उसको 2 साल में ब्याज मिली। ठीक है, अब ये टोटल उसका प्रिंसिपल, अब नेक्स्ट पहली बार प्रिंसिपल को आप P1 मान लो, अगली बार प्रिंसिपल को P2 मान लो। ठीक है, अब अगली बार के लिए जो प्रिंसिपल होगा उसका ये 130% ऑफ P होगा, या इसी चीज को आप ऐसा कह सकते हो, अगर यहाँ पर 100% कह दो पहले प्रिंसिपल को, तो ये 130, ये सेकंड वाला 100P कह दो, ये जो भी 100% कह दो, तो ये 130% हो गया सेकंड P2 मतलब प्रिंसिपल। अब इस पर उसको 15% पहले साल लगेगा, मतलब तीसरे साल, और 15% फिर से, तो 15 15 ये 30% लगेगा टोटल। और ये 30% किस पर लगेगा, ये वाला 30% इस 130% पर लगेगा, तो 130 का 30% और लगा दो, 130 का 30% मतलब कितना होगा, कुल मिला के 130 इंटू 30 यानी 0.3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 13 3 39 हो जाएगा।
39%, मतलब 39% इन दोनों का मिला के 39% उसको और लगना है। तो 130 और प्लस 39 ये हो जाएगा 169%। ये 169 किसका आया? ये टोटल पहले जो 100% था उसका 169, मतलब अगर पहले 100% दे रहा है, कहने का मतलब कि अगर वो पहले 100% दे रहा है और ये 100% 10,000 के आई थिंक बराबर था, ठीक है, 10,000 के। अब उसको कितना देना पड़ेगा? 169% देना पड़ेगा। तो 169% कितना हो जाएगा? 100% मतलब डबल जीरो, 1% की वैल्यू 100 हो गई, तो 169 इतना 16,900 हो जाएगा। आपसे यही आई थिंक पूछा है कि द टोटल अमाउंट पेड बाय राजेश एट द एंड ऑफ 4 ईयर, मतलब वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब 169%, मतलब 16900 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन ये हो जाएगा बी, बॉम्बे। समझ आया कि नहीं? तो देखो कि मैं कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को आपको छोटा एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में घुस जाए और फिर दोबारा भूले नहीं। मेरा टारगेट यही रहता है कि भाई पढ़ तो लोगे, आपको इस टाइम तो समझ में आना चाहिए 100%, बट वो चीज़ आपके माइंड में रहे। ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद वो कुछ टाइम बाद भूल जाए। देखो भूलती सबको है, मुझे भी भूलती है, सबको भूलता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक नोट्स बनाओ, एक नोट्स आप जरूर बनाओ। और नोट्स में क्या लिखोगे? सारे क्वेश्चंस नहीं लिखोगे, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो ट्रिक्स हैं वो लिखोगे, जो टाइप्स के मतलब वैरायटी हैं वो लिखोगे, ट्रिक्स लिखोगे, इस तरीके से आपको करना है, ऐसे ऐसे बस वो लिखो और उसको 4-6 बार रिवाइज करो, 3-4 बार 5 बार अपने अकॉर्डिंग। भाई वो चीज़ें दिमाग में छप जाएगी, छप जाएगी, फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको वहाँ आप अपने दिमाग से निकाल के यूज़ कर पाओगे। राइट? ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक सिस्टमेटिक वे में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। कुछ और आपको लगता है कि मैं सुधार कर पाता हूँ, करूँ, तो आप बिल्कुल सजेस्ट करो, कमेंट सेक्शन ओपन है, एक प्यारा सा कमेंट्स में बताओ कि क्या कैसे है। और चीज़ें बस आसान रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओ। सिस्टमेटिक वे में देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका टाइम बचे, आप जल्दी उसको यूटिलाइज कर पाओ, कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाओ। राइट? बिकॉज जो चीज़ें आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे, जिस तरीके से प्रैक्टिस करोगे वही तरीका आप एग्जाम में लगाओगे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कुछ और तरीका यूज़ करोगे एग्जाम में कुछ नया आ जाएगा। नया कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा बस आपको चैनल पर बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए हो, और अगर नहीं किए तो अभी करो। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर किया करो, वायरस मीडियम होते हैं वहाँ शेयर करो। और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट करो, वीडियो कहाँ से दिख रही है, ये सारी चीज़ बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। ठीक है, SI को 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ CI पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।